शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद वही पुराने सीन, टैंक, सैनिक, बड़े बड़े धमाके, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर अगला वर्ल्ड वॉर किसी जंग के मैदान में हो ही ना? क्या हो अगर वो लड़ा जाए हमारे आपके डिजिटल वर्ल्ड में, या हमारे शरीर के अंदर ही? चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि आने वाले वक्त का युद्ध आखिर दिखेगा कैसा। और ये जो लाइन है ना, ये कोई कोरी भविष्यवाणी नहीं है। अरे ये तो एक ऐसा पैटर्न है जो हम आज अभी इसी वक्त दुनिया भर में बनता हुआ देख रहे हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देती है कि हम युद्ध के बारे में जो कुछ भी सोचते आए हैं, शायद वो सब गलत है। तो भविष्य के युद्ध को समझना है तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग से पुरानी लड़ाइयों की तस्वीरें मिटानी होंगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल नए तरह का संघर्ष है जिसके नियम अब फिर से लिखे जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जंग के नियम पूरी तरह बदल रहे हैं। मतलब अब ये देश वर्सेस देश की लड़ाई नहीं रही। अब ये है आइडियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी। अब जंग के मैदान भी बदल गए हैं। वो जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में है, या कह लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर हैं। और इसका नतीजा, अब सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, पूरा का पूरा समाज बिखर जाता है, उसका ताना बाना ही टूट जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में शायद थोड़ा थ्योरेटिकल लगे, तो इसे असल में समझने के लिए एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पर नजर डालते हैं जो दशकों से बल्कि सदियों से चल रहा है। देखिए, हमारा मकसद यहाँ इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाना बिल्कुल नहीं है। ना ही हम ये कह रहे हैं कि यही अकेला ऐसा उदाहरण है। हम इसे सिर्फ एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे इतिहास की गहरी जड़ें आज के विवादों को लगातार हवा देती रहती हैं। इस लड़ाई की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आज के मॉडर्न देशों तक की। इतिहास की हर एक परत। सोचिए, पहले मंदिर का बनना और फिर उसका टूटना, फिर 1947 का यूएन पार्टीशन प्लान और उसके बाद 1967 का सिक्स डे वॉर। हर घटना ने इस मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। नतीजा, आज हमारे सामने एक ऐसी गुत्थी है जिसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। और ठीक इसी ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बीच ज़ायोनिज़्म का उदय हुआ। अब ये सिर्फ एक धार्मिक या कल्चरल इच्छा नहीं थी कि अपनी पुरानी ज़मीन से फिर से जुड़ा जाए। नहीं, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, एक आंदोलन जिसने दुनिया भर के यहूदियों को एक नेशनल होम बनाने के लिए एकजुट किया। और कहना गलत नहीं होगा कि ये इस पूरे इलाके के भविष्य को तय करने वाली एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। तो ठीक है, अभी तक हमने संघर्ष के क्यों पर बात की, मतलब वजह क्या है। पर अब बात करते हैं कैसे की। क्योंकि आज की तारीख में इस सदियों पुरानी नफरत को मॉडर्न वॉरफेयर के नए और इतने खतरनाक हथियारों की ताकत मिल गई है कि हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ इस एक नंबर पे ध्यान दीजिए, 5,000। ये वो संख्या है जितने न्यूक्लियर बम अकेले अमेरिका और रूस दोनों के पास हैं। मतलब 5-5 हज़ार। ये पूरी दुनिया को एक बार नहीं, कई बार खत्म करने के लिए काफी है। एक ऐसी तबाही की ताकत जिसे बस इंसानी समझदारी की एक बहुत ही पतली सी डोर ने किसी तरह रोक रखा है। और न्यूक्लियर बम के बाद आता है बायोलॉजिकल वेपन्स का खामोश खतरा। देखिए, कोविड ने तो हमें सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था कि एक वायरस क्या कर सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे वायरस की जिसे जानबूझकर बनाया गया हो, जो फैलते ही घंटों में जान ले ले, और जिसकी वैक्सीन बनाने में पूरा 1 साल लग जाए। सोचिए, एक लैब में हुई छोटी सी गलती या एक जानबूझकर किया गया हमला पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को घुटनों पर ला सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा न कोई बम है न कोई वायरस। हो सकता है कि असली खतरा हमारे अंदर ही हो, हमारी अपनी सोसाइटी की कमजोरियों में। असली जंग का मैदान शायद हमारा दिमाग है, जहां जिंदगी में मकसद की कमी लोगों को कट्टरपंथ के अंधेरे कुएं में धकेल रही है। इस चेन रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एआई आता है और बड़े पैमाने पर नौकरियां चली जाती हैं। अब जब काम नहीं होता तो लोगों की जिंदगी से मकसद ही गायब हो जाता है। क्योंकि देखिए, काम सिर्फ पैसों के लिए तो होता नहीं है, है ना? वो हमें एक पहचान देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है, ये एहसास देता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। और जब ये सब कुछ छीन लिया जाता है तो अंदर एक खालीपन पैदा होता है। और बस इसी खालीपन को भरने के लिए जो कट्टरपंथी विचारधाराएं होती हैं वो अपना जाल फेंकती हैं। तो ये बात बहुत गहरी है कि काम सिर्फ महीने के आखिर में मिलने वाली सैलरी नहीं है, वो तो हमारी इंसानियत का, हमारे वजूद का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये हमें जीने का एक मकसद देता है, और जब वही मकसद छीन लिया जाए तो समाज अंदर से खोखला होने लगता है, अस्थिर हो जाता है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ सदियों पुरानी नफरत, दूसरी तरफ उसे हवा देने वाली नई खतरनाक टेक्नोलॉजी,
और इन सब के ऊपर एक ऐसा समाज जो अंदर से खोखला और बेचैन है। ये तीनों चीजें मिलकर एक ग्लोबल तबाही के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक भयानक तूफान खड़ा कर देती हैं। तो अब जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या होगा जब नफरत और बिला मकसद की जिंदगी से भरा कोई कट्टरपंथी ग्रुप एक एआई पावर्ड हथियार हासिल कर ले। ये सीधा सीधा उस सामाजिक खालीपन को तबाही मचाने वाले नए हथियारों से जोड़ देता है और ये सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बंद कमरे में दो डरे हुए लोग खड़े हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। दोनों को यही डर है कि सामने वाला पहले हमला कर देगा। अब ऐसे डर के माहौल में एक छोटी सी गलतफहमी भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है, आप सोच सकते हैं। और आखिर में ये सवाल हमें सबसे बड़े दांव पे ले आता है। आज की दुनिया जो इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, उसमें एक बायोलॉजिकल वेपन का लीक होना, फिर चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की ताकत रखता है। सवाल यह है कि इसे रोकने के लिए हमारे पास है क्या? तो आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा टेक्नोलॉजी अपने आप में नहीं है। असली खतरा तो इंसान की सदियों पुरानी नफरत का वो जहर है जिसे आज टेक्नोलॉजी की ऐसी बेहिसाब ताकत मिल गई है। ये इंसान के स्वभाव का वही अंधेरा कोना है जिसके हाथ में अब दुनिया को मिटाने की चाबी आ गई है। और ये एक ऐसा ख्याल है जो हम सबको बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।